हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डायनामिक स्टडी। और ये हमारा ABS 20 सीरीज़ का यूनिट 8 वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और मैनेजमेंट लेजिस्लेशन, यानी कुछ लॉज और नियम के रूल्स के बारे में जो कि हमारे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड है। देखिए EIA से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं पहले भी, तो अगर आपको ब्रीफ में या फिर डिटेल में जानना हो तो वही वीडियो देखें, अच्छे से देखें। और इसमें मैं बस एक समरी टाइप में आपको बताने की कोशिश करूँगा, बस एक ब्रीफिंग करने की कोशिश करूँगा बस। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बेसिकली यही होता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो तो उसका इन्वायरमेंटल पे आपके चारों तरफ जो होने वाली एक्टिविटीज़ है या फ्लोरा एंड फोना है, आपके जो भी क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज अ एक्टिविटी और डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई, प्रिडिक्ट एंड इम्पैक्ट। इसलिए है टू आइडेंटिफाई, प्रिडिक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव proposals, policies, program, projects and operation procedure on geophysical environment and on the health well-being of the human beings, and to interpret and communicate information about the impact। जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बायोफिजिकल कंपोनेंट्स पे या इन्वायरमेंटल हेल्थ पे, उससे रिलेटेड आप पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ों के इम्पैक्ट्स को एनालाइज करके उसको प्रिडिक्ट करके आपको एक रिस्क असेसमेंट को जारी करते हुए आपको बताना पड़ता है कि हाँ इसका ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, इतना जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट है, इसका कम इम्पैक्ट है, इससे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, इससे वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, यहाँ के फ्लोरा एंड फोना, इको सेंसिटिव जोन है वो पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है। तो उसी बेसिस पे उसको ये बताया जाता है ना कि ये प्रोजेक्ट को क्लेरिफाई करना है या नहीं करना है, या प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन्हीं सब बेसिस पे इसको डिफ़ाइन किया जाता है। तो पहले तो 1990 हमारे यहाँ कोई इसका लॉ नहीं था, लेकिन फिर इसको 1994 में EPA 1986 के अंतर्गत ही इसको अडॉप्ट किया गया था। 1994 की नोटिफिकेशन आई थी, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी। फिर 2006 की नोटिफिकेशन आई थी। 2006 की नोटिफिकेशन में हमने क्या कहते हैं स्पेशल एक्सटेंट के बेस पे इसको कैटेगराइज़ किया था, जिसमें दो कैटेगरी थी, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट जो थे उनको क्लियरेंस चाहिए होता था सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए, और कैटेगरी बी जो प्रोजेक्ट है विल रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम कहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट। और क्लियरेंस और फिर क्या कहते हैं कैटेगरी बी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। द स्टेट गवर्नमेंट विल फर्स्टली क्लासीफाई द बी प्रोजेक्ट। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है पावर कि उसको दो प्रोजेक्ट में क्लासीफाई करेगी, और किसको B1 में रखना है, किसको B2 में रखना है, ये वहाँ की इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटीज़ और वहाँ के जो CPCB स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग होंगे वो उसको डिसाइड करते थे। B1 प्रोजेक्ट यानी जो B1 और B2 में डिवाइड किया गया, B1 प्रोजेक्ट विल रिक्वायर प्रिपरेशन ऑफ EIA रिपोर्ट, वाइल रिमेनिंग प्रोजेक्ट विल बी टर्म्ड एज B2 प्रोजेक्ट। उनको EIA की ज़रूरत नहीं होती है। फिर वही बात हो गई कि कैटेगरी ए ऑल प्रोजेक्ट, कैटेगरी ए जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे उसमें एक्टिविटीज़ रिक्वायर EIA स्टडी एंड क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जितने बी होंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट से। B1 B2 दो पार्ट में डिवाइडेड, B1 को चाहिए, B2 को नहीं चाहिए। फिर इसके जो स्टेजेस हो जाते हैं आपके लिए, प्रोजेक्ट को स्क्रीनिंग करना कि हाँ इस प्रोजेक्ट को EIA की नीड है कि नहीं है, ये दुनिया भर की कैटेगरी होती हैं। स्कोपिंग करना, विच इम्पैक्ट एंड इशूज़ आर कंसीडर, किस चीज़ पे आपका इशू, कौन सा इम्पैक्ट ज़्यादा है, कैसा है चीज़ है, इसका डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, टर्म ऑफ रेफरेंस को स्कोपिंग स्टेज पे, इन सारी चीज़ों को सेट करना पड़ता है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट हो गया, उसका नहीं थोड़ा बहुत उसके बारे में बताना आपको कि कैसा प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, ये सब डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव गोल्स में आपके जो होते हैं उसमें फुलफिल कर दिए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वायरमेंटल बेसलाइन के बारे में, वहाँ की एयर क्वालिटी मतलब बेसलाइन हो गई कि आप प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने से पहले वहाँ पे इन्वायरमेंटल सेटिंग्स क्या है उसके बारे में आप बताओगे कि हाँ यहाँ पे एयर क्वालिटी क्या है, वाटर लेवल क्या है, वाटर क्वांटिटी क्या है, आपका फ्लोरा एंड फौना कैसा हुआ है, किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे, उसकी रिचनेस इवननेस क्या है, सारी चीज़ें आप उसको एक समरी फॉर्म में उनको बताओगे। फिर क्या होता है कि इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना, यानी प्रिडिक्शन ऑफ द इम्पैक्ट। ये फिर उसके बाद इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स, ये सारी चीज़ें बतानी है। सारी चीज़ें पब्लिक कंसल्टेशन के पार्ट में इन्वाइडेड रहेंगी। और फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग इन EIS होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट बोला जाता है जिसको, रिव्यू ऑफ EIS हो जाता है, फिर डिसीजन मेकिंग, पोस्ट डिसीजन मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग, ये सारी चीज़ें होती है उसमें। फिर आपका ये जो क्या कहते हैं कि इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो स्क्रीनिंग हो गया, स्कोपिंग हो गया,
और फिर उसके बाद आपका इम्पैक्ट हो गया, यानी बेस लाइन के बारे में बात करेंगे, बेस लाइन के बाद इम्पैक्ट एनालिसिस हो गया है, फिर उसके बाद आपका मिटिगेशन हो गया, फिर मिटिगेशन के बाद आपका रिपोर्टिंग हो गया, रिपोर्टिंग के बाद रिव्यू हो गया, रिव्यू के बाद आपका हो गया डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के बाद सबसे लास्ट में पोस्ट मॉनिटरिंग की बातें करते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी, इन सारी चीज़ों को मैं एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया हूँ सेपरेट वीडियो में, अगर आप देखना चाहिए तो देख सकते हैं, हमारे बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप फिर क्या होता है कि मेथड्स जो इन सब रिस्क असेसमेंट होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप प्रिलिमिनरी असेसमेंट के द्वारा उनकी इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो कुछ इन्वायरमेंटल सेटिंग्स के लिए इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर उनका इम्पैक्ट और मैग्नीट्यूड कितना है क्या, क्योंकि डिटेल नॉलेज, देखो इम्पैक्ट की जो भी नॉलेज देनी होती है आप उसको ब्रीफ में नहीं दे सकते, या ये रिपोर्ट अगर प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको मेथड्स की पूरी डिटेल क्या है, कितना है, कैसे है, यानी मीन्स हो गया कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, स्पेशियल एक्सटेंट कितना है उनका, किस लेवल तक वो हजार्डस है, यानी उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, किस लेवल पे है, और उसका कॉज और रिलेशनशिप, मतलब कॉज और इम्पैक्ट का रिलेशनशिप क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो बेहतर तरीके से डिटेलिंग में एक बढ़िया रिपोर्ट बना के देनी होती है। लॉ तो यही कहता है। फिर क्या कहते हैं कि टाइप्स ऑफ मेथड्स जो हम बात करेंगे वो एडहॉक मेथड हो गया, चेकलिस्ट मेथड हो गया, मैट्रिक्स मेथड हो गया, नेटवर्क्स मेथड हो गए, ओवरलेस मेथड हो गए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया और मॉडलिंग हो गया। इन सारे मेथड को मैं सेपरेटली डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ आपको। एडहॉक जो होती है सिंपल मेथड होती है, इसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। चेकलिस्ट, आप चेकलिस्ट बनाते हो किसी भी चीज़ के लिए, जैसे इम्पैक्ट हो गया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, दुनिया भर की चीज़ें आपने लिस्ट बना ली, फिर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यस या नो करके इसे मार्क करते चलोगे, चेक या अनचेक करते चलोगे। इन सब सारी चीज़ों में इन सब की एक अपना बेनिफिट होता है, इन सब का एक डिमेरिट भी होता है, तो सबके अलग अलग इम्पैक्ट है, सब अलग अलग जब पर्पस की जगह अलग अलग जगह यूज़ किए जाते हैं। मैट्रिसेस हो गया, लियोपोल्ड मैट्रिस साहब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डेवलप किया था, जिसमें आप एक साथ 90 पैरामीटर्स को आप बना सकते हैं, जिसमें क्या कहते हैं कि रो और कॉलम होते हैं, और वो मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों बताने के लिए एकदम बेहतर होते हैं कि हाँ ये इसका ये काज है और इसका ये मैग्नीट्यूड है, ये दोनों अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। नेटवर्क मेथड हो गया कि एक दूसरे से जुड़े हुए मेथड्स आपके इम्पैक्ट को बताएगा कि हाँ एक दूसरे से लिंक्ड मेथड को बताएगा, कि जैसे कि आपका क्या कहते हैं कि एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन की वजह से आपको ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और वहाँ के क्या कहते हैं कि आप अगर ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं तो ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट करेगा, यानी अर्बन हीट आइलैंड जैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा अगर वो अर्बन एरिया में है तो। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड जो इम्पैक्ट होगा वो सारे इम्पैक्ट को वो बताता चलेगा। ओवरले या जीआईएस मेथड जो होता है ये स्पेशल एक्सटेंट्स के बारे में बताएगा, एलयूएलसी चेंजेस के बारे में बताएगा, फ्यूचर चेंज के बारे में बताएगा, मॉडलिंग करके उसको इम्पैक्ट कर सकता है। जो कि हमारा लास्ट है मॉडलिंग जो यूज़ होता है वो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग टूल्स को यूज करते हुए आजकल बहुत बेहतर तरीके से मॉडलिंग की जा रही है। और बेसिकली आजकल जो रिस्क असेसमेंट यानी टाइप्स ऑफ मेथड में यूज़ किया जा रहा है वो मैट्रिसेस, ओवरलेस, इन सब चीज़ों को कंबाइंड फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो मॉडलिंग मेथड होता है, बेस्ट मेथड होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वही हो गया कि ये सिर्फ आपके प्रोजेक्ट की मॉनिटरीज के बारे में बताएगा, ये कहना गलत होगा। आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट की मॉनिटरीज यानी प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ ये बताएगा कि आपको जो भी इन्वायरमेंटल सेटिंग्स हैं आपकी, उनके साथ आपका जो इवैल्यूएशन है मनी के, उसको भी वो इवेल्युएट करेगा। जैसे कि हिडोइक प्राइसिंग हो गई आपकी, ये दुनिया भर ट्रेवल कॉस्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को वो इन्वायरमेंटल सेटिंग्स के साथ इवेल्युएट करेगा। फिर क्या होता है आपका इन्वायरमेंटल ऑडिट हो गया। ऑडिट देखिए, ऑडिट मैं नहीं बनाया हूँ तो ऑडिट को मैं थोड़ा सा ठीक से आपको बता देना चाहता हूँ। इन्वायरमेंटल ऑडिट हो गया है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक एंड डॉक्यूमेंटेड verification process of objective obtaining and evaluating evidences to determine whether an organization EMS conform यानी environmental management system conforms with audit criteria set by the organization, and for communication the result this process is management ISO 14001। देखो कोई भी प्रोजेक्ट्स अगर बना है तो वो उनको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उनको पहले डिसाइड कर दिया जाता है कि आप इस लेवल पे आप करेंगे ताकि इन्वायरमेंट्स को डैमेज ना हो। अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो उन्हीं की मॉनिटरिंग और पोस्ट मॉनिटरिंग की जाती है कि हाँ क्या ये बराबर तरीके सही तरीके से उसकी
वो फॉलो अप कर रहे हैं और इनका जो प्रोडक्शन हो रहा है और फैक्ट्री जो भी इनकी चल रही है, क्या वो इन सारे क्या कहते हैं कि क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर रही है कि नहीं, तो उसी की ऑडिटिंग या पोस्ट ऑडिटिंग की जाती है, जो कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है और जिसमें पूरी तरीके से वो एक टीम डिसाइड की जाती है, वो विजिट करती है, क्वेश्चनायर होते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा एविडेंस करती है, प्रूफ कलेक्ट करती है, रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, फिर सबमिट करती है। मतलब एक तरीके का पूरा डिटेलिंग प्रोसेस होती है वो। फिर क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हो कि EIS ए नहीं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड एस्टीमेट डिराइव्ड फ्रॉम द वेरियस स्टेप इन EIA प्रोसेस। फिर होता है आपका, इसमें जो 3 मेथड्स होते हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं, ये इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट की बात है, यानी स्टेटमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट की बात है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन करती है पूरी तरीके से। पार्ट 1 में मेथड एंड की इशूज़ हो जाता है, पार्ट 2 में आपका बैकग्राउंड टू प्रपोज डेवलपमेंट, पार्ट 3 में आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑन टॉपिक एरिया हो जाता है। फिर आप देखिए जो इसमें मेन जो प्रोसेस होता है, मेन प्रोसेस यानी होता है ये पूरा, ये आपका होता है कि प्री विजिट एक्टिविटी, यानी आप विज़िट करने से पहले जो भी फैक्ट्री है, जो भी प्रोजेक्ट एरिया है, वहाँ पे विज़िट करने से पहले क्या होता है, और फिर की एक्टिविटीज़ ऑन साइट, यानी ऑन साइट विज़िट में क्या होता है, फिर उसके बाद पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज़, और वहाँ पे जाने के बाद होकर जब आपने सारी एनालिसिस वहाँ पे कर ली, उसके बाद कौन से स्टेप होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखो पहला स्टेप इसमें जो होता है प्री विज़िट में होता है कि आप सेलेक्ट करोगे कि हम कौन सा प्रोजेक्ट हमें जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसकी शेड्यूलिंग करोगे, फैसिलिटी की ऑडिटिंग करोगे पूरी तरीके से सबके लिए अच्छे तरीके से। फिर आप टीम सेलेक्ट करोगे, फिर मेंबर्स एंड कंफर्म दियर अवेलेबिलिटी, जो भी मेंबर्स होंगे उनकी अवेलेबिलिटी, जो भी मतलब आपने टीम बनाई है कि फिर आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि हम पर्टिकुलर डेट पे जा रहे हैं, क्या इसमें से सारे टीम मेंबर अवेलेबल हैं कि नहीं है। देखो सारी चीज़ें कभी भी मिस यूज़ नहीं होनी चाहिए एक तरीके से, तो ऑडिटिंग में इसी तरीके से पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो भी होंगे वो हॉनेस्ट हों, ईमानदार हों, उनकी जो क्या कहते हैं ऑडिटिंग की टीम में हो, वो पूरी तरीके से एक तरीके से रिपोर्ट प्रिपेयर करने में उनको हम हर समय अवेलेबल हों और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिपोर्ट बना कर दें, और जो कि टीम वर्क में काम करना पसंद करें। और टीम वर्क मीन्स होता है कि एक लीडर होगा और उसके बाकी जो चीज़ लोग होंगे वो उनको गाइड करेगा। उसी तरीके से आप बहुत सारी मूवीज़ में देखे होंगे, बॉलीवुड मूवीज़ में उस तरीके से उसमें बनता है, जैसे कि रेड में एक टीम बनी, फिर उसमें पूरे टीम को उसको ऑपरेट करना होता है, उसी तरीके से वहाँ पर जा कर के पूरी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि हाँ हमारे सारे टीम मेंबर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उनकी कंफर्मेशन करेंगे उनसे डायरेक्ट बात करके। फिर उसके बाद जब उन टीम मेंबर के साथ मिलके आप प्लान द ऑडिटिंग, यानी उन सारी ऑडिटिंग की प्लानिंग करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे, स्कोप को डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, जो भी आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स होंगे, जैसे जिससे रिलेटेड वो फैक्ट्रीज़ है उससे रिलेटेड आपके स्कोपिंग और आइडेंटिफाई प्रायोरिटी टॉपिक्स दोनों ही डिसाइड होते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कैसा है आपका। फिर होता है आपका मॉडिफाई एनोटेट एंड प्रोटोकॉल्स, कुछ आप चेंज करोगे, क्या कहते हैं कि आपके सहूलियत, और क्या कहते हैं कि ताकि टीम मेंबर को प्रॉब्लम ना हो और वहाँ की फैक्ट्रीज़ के लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोटोकॉल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। गैदर द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, डिस्कस प्रोग्राम, एडवांस विजिट इफ़ अप्रोप्रिएट, अगर आप चाहते हो तो, इफ़ अप्रोप्रिएट। प्री ऑडिट क्वेश्चनर पहले से ही बना लोगे कि वहाँ पे क्या आपको पूछना है, क्या आपको बाकी लोगों से, जो वहाँ के मैनेजर होगा, जो वहाँ का जनरल मैनेजर होगा, जो वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जो भी मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट्स के जो भी लोग होंगे उनसे आप क्या बात करोगे, या फिर कोई क्या क्या क्वेश्चन पूछने की आप पूरी तरीके से आप पहले से ही प्रोफार्मा फॉर्मेट सेट कर लोगे, अपना क्वेश्चनर्स बना लोगे। फिर आप पहुँचोगे वहाँ से डायरेक्ट आप स्टेप 1 यानी ऑन साइड में पहुँच गए। तो ऑन साइड में 5 स्टेप हो गए। पहला स्टेप जो हो गया वो होगा अंडरस्टैंड मैनेजमेंट सिस्टम। उसके लिए आपको इंटरव्यू, मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे कैसा है, क्या है, उसके लिए आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा यहाँ पे कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बाकी चीज़ें क्या, जो जो आपने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है उसके बेसिस पे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी ना। अगर आपने एडवांस विजिट नहीं किया है तो, अगर एडवांस विजिट किया है तब भी ये करोगे बाकी टीम मेंबर के लिए, क्योंकि बाकी टीम मेंबर उस टाइम गए थे कि नहीं। अदरवाइज़ ये पार्ट होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंटरव्यू के द्वारा या फिर वर्किंग पेपर्स के द्वारा। फिर स्टेप 2 में होता है आपका एसेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दोनों चीज़ें।
इंटरनल रिस्क, इंटरनल कंट्रोल्स, सारी चीज़ों को आप अच्छे से एनालाइज करोगे। स्टेप 3, गैदर एविडेंसेस। एविडेंसेस कहाँ से कलेक्ट करोगे, ये आप एसेस करोगे, वेरीफाई करोगे, सैंपल लोगे, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी सैम्पलिंग, असेसमेंट, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। स्टेप 4 में इवेल्युएट फाइंडिंग। आपके पास एक्सपर्ट हैं, आपके पास टीम मेंबर हैं, समराइजिंग फाइंडिंग, वर्डिंग, एक्सेप्शन एंड द ऑब्जर्वेशन, सारी चीज़ें होंगी। स्टेप 5 में आप रिपोर्ट, ऑडिट, फाइंडिंग एंड एक्सिट मीटिंग, बस यही से मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, आप चल दोगे। फिर उसके बाद आप पहुंच करके अपने ऑफिस पे जहां भी पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज़ में आप प्रिपेयर ड्राफ्ट रिपोर्ट, एनवायरमेंटल अफेयर्स, इसमें आपका लीगल फैसिलिटी मैनेजमेंट होगी। फिर उसके बाद इशू द फाइनल रिपोर्ट, बिजनेस यूनिट मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, लीगल, एनवायरमेंटल अफेयर्स, इन सारी चीज़ों की उसमें अच्छे से डिटेलिंग रहेगी और सबसे रिलेटेड ये रहेंगे। फिर एक्शन प्लानिंग, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो, क्या प्लानिंग करोगे उसके लिए। प्रपोज एक्शन टू द एड्रेस ईच फाइंडिंग, जो भी आपको फाइंडिंग्स मिली हैं, जो आपको रिजल्ट मिले हैं, उससे उसके रिलेटेड आप क्या एक्शन लेना चाहते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द करेक्टिव एक्शन एंड टाइम टेबल इस्टेब्लिश, फिर उसके बाद ये फॉलोअप हो जाता है। ये आपकी पूरी की पूरी ऑडिटिंग की प्रोसेस हो जाती है। फिर आपका आईएसओ आता है। आईएसओ सेटिंग में जो भी हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैचिंग के से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आईएसओ 14001 वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करता है। 14004 जो होता है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता है, ईएमएस, जिसमें आपका जनरल गाइडलाइन, प्रिंसिपल, सिस्टम, सपोर्टिंग टेक्निक्स होती है। आईएसओ 14004 उसी तरीके का रिवीजन है जो 1996 में किया गया था। फिर उसके बाद 14,010 जो होता है, ये है आपका इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। 14,010 से आपका गाइडलाइन ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं इसके, सारी चीज़ें इसमें डिटेलिंग दी गई है। अगर आप पर्टिकुलरली चीज़ों को स्पेसिफाई करना चाहते हो ऑडिटिंग को, तो आप 14,010 से लेकर के 14,012 तक पूरी तरीक़ों को अच्छे से इसको डिसाइड करो कि मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि डिटेलिंग में पढ़ सकते हो, जिसमें आपको गाइडलाइन, मैनेजमेंट, हर एक चीज़ के बारे में आईएसओ में क्या क्या रूल दिए गए हैं, कैसा कैसा प्रोसेस होता है, और अच्छे से पता चलेगा आपको। तो आईएसओ 14011 भी आपका गाइडलाइन फॉर द इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग है। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटिंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। 14,012 जो है गाइडलाइंस फॉर द इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स, क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज भी हैं इसमें डिफाइन किया गया है कि इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स जो होंगे उनके क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होने चाहिए। फिर 14,015 है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल असेसमेंट ऑफ द साइट एंड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी AASO हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका आता है 14,020 जो इन्वायरमेंटल लेवलिंग की बात करती है। लेवलिंग भी आपके पार्ट है आपका, जिसमें टाइप 1 लेवलिंग, टाइप 2 लेवलिंग, टाइप 3 लेवलिंग होती है। तो 14,020 से लेकर के 14,021, 24, 25, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इन्वायरमेंटल लेवलिंग की बात करती हैं। फिर आपका 14,031 जो आता है, ये होता है आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, आप क्या परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड आपको ये डिफाइन करता है। 40,032 भी आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की बात करता है। फिर आपका 14,040 ये आता है। 14,040 में क्या है आपका, बेसिकली है LCA, मींस लाइफ साइकिल असेसमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट लाइफ साइकिल असेसमेंट प्रिंसिपल एंड फ्रेमवर्क। 14,041 भी आपका लाइफ साइकिल असेसमेंट के गोल, स्कोप, डेफिनेशन एंड इन्वेंट्री के बारे में बात करता है। 14,042 आपका लाइफ साइकिल असेसमेंट के लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करता है। 14,043 लाइफ साइकिल इंटरप्रिटेशन की बात करता है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है 14,047 जो कि लाइफ साइकिल असेसमेंट एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ISO 14,042, जिसमें कि आप इम्पैक्ट असेसमेंट की बात किए थे, वो उसको इसमें एग्जाम्पल के तौर पर डिफाइन किया गया क्योंकि ये पहले से था। फिर आपका क्या आता है कि टर्म ऑफ वही बाकी चीज़ें हैं जो कि आपका 48 में भी लाइफ साइकिल असेसमेंट ही है। 14,049 में भी लाइफ साइकिल असेसमेंट है, एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ISO 14,041 सारे दिए गए हैं। 40,050 जो है आपका, ये है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वोकैबुलरी है, जो दुनिया भर की चीज़ें हैं उनको डिफाइन करके इसमें अच्छे से बताया गया है कि हाँ हाँ ये वर्ड्स हैं, इनको दिखाना चाहिए। फिर उसके बाद 14,050 ड्राफ्ट अमेंडमेंट फर्स्ट टू ISO 14,050 तक है। 14,061 जो है वो आपका ये है आपका इन्फॉर्मेशन टू असिस्ट फॉरेस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन टू यूज़ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड
14,062 है गाइडलाइन फॉर द इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट। फिर आपका गाइड है 64 गाइड फॉर द इंक्लूजन ऑफ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इन अ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। फिर लाइफ साइकिल असेसमेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो लाइफ साइकिल असेसमेंट बेसिकली एक तरीके से आप ये कह सकते हो, लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होता है कि कोई भी आप रॉ मटेरियल लेते हो, तो रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल से लेकर के उसके कंप्लीट यानी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंप्लीट प्रोडक्शन जो होता है, उसके बाद उसके डिस्पोजल तक का प्रोसेस जो होता है, यानी रॉ मटेरियल से लेकर के कंप्लीट डिस्पोजल तक का जो प्रोसेस होता है, वो उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल बोली जाती है। कि जैसे आपकी लाइफ साइकिल हो गई कि आपका जन्म होता है, बर्थ होता है, फिर वहाँ से लेकर के आपका डायरेक्ट डेथ तक की जो भी प्रोसेस होगा, आपको ये लाइफ साइकिल बोली जाएगी। उसी तरीके से हर एक प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। तो बेसिकली लाइफ साइकिल इज़ अ टूल टू इवेल्युएट द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस throughout its entire life cycle, and the LCA entails examining the product from the extraction of raw material, कहाँ से, from the extraction of the raw material from the manufacturing process through the production and use of the item to the final disposal, and thus encompassing the entire product system। इसको आप 5 बेसिकली प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हो। स्टेज होती है, प्लानिंग स्टेज होती है जिसमें आप इंक्लूड करते हो इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जब आप LCA एनालिसिस करते हो, एक तरीके की एनालिसिस होती है, बहुत ही बेहतर एनालिसिस होती है किसी भी प्रोडक्ट के कंप्लीट एनालिसिस के बारे में। इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स अल्टरनेटिव, चॉइस ऑफ सिस्टम बाउंड्रीज, चॉइस ऑफ इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, चॉइस ऑफ एग्रीगेशन एंड इवेल्युएशन मेथड एंड स्ट्रेटजीज फॉर द डेटा कलेक्शन। ये सारी चीज़ों के बारे में आप प्लानिंग करते हो। स्क्रीनिंग, हर जगह स्क्रीनिंग का एक ही प्रोसेस होता है। इंक्लूड प्रीलिमिनरी एग्जीक्यूटिव ऑफ LCA एंड एडजस्ट ऑफ द प्लान। ये सारी चीज़ें डेटा कलेक्शन और ट्रीटमेंट के बारे में होगा। फिर आप डेटा कलेक्ट करोगे ना, कि डेटा बिना कलेक्ट किए एनालिसिस कैसी होगी। अब उसमें आपका इंक्लूड मेजरमेंट्स, इंटरव्यूज, लिटरेचर सर्च, थियोरेटिकल कैलकुलेशन, डेटाबेस सर्च, क्वालिफाइड गेसिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपका इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन में इंक्लूड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री टेबल इनटू इम्पैक्ट कैटेगरी, एग्रीगेशन विद इन अ कैटेगरी, नॉर्मलाइजेशन। फिर उसके बाद वेटनिंग करोगे उसको, हाँ ये क्राइटेरिया में 1 से लेकर 10 तक सेटिंग करोगे। फिर उसको प्रायोरिटी दोगे, कौन सा सही है कौन सा नहीं, डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे। इम्प्रूवमेंट असेसमेंट ये होती है। आप इमेज में ही देखो किस तरीके से रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, यूज़ एंड डिस्पोजल, ये इसका प्रॉपर स्कीमेटिक डायग्राम है। लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग में जो दिया गया है इनपुट और आउटपुट के बारे में है। यानी इनपुट जो आपका रॉ मटेरियल इनपुट हो रहा है, आउटपुट पे निकल रहा है, ये पूरी किस तरीके से लाइफ साइकिल को डिफाइन किया। रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल एक्विजिशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हुई, यूज़ रीयूज़ हुआ, मेंटेनेंस हुआ, रिसाइकिल एंड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी प्रोसेस हुए। उसके बाद फिर उसके बाद हर एक स्टेज पे आपका एटमॉस्फेरिक इमिशन हो गया, क्या कहते हैं वाटर बॉर्न क्या कहते हैं वेस्टेज हो गए, सॉलिड वेस्ट हो गया, को प्रोडक्ट हो गया, जो क्या है कि आउटपुट के तौर पे है। और फिर इसका लास्ट जो प्रोसेस होता है वो आपका डिस्पोजल ही होता है। तो ये बेसिकली लाइफ साइकिल असेसमेंट की प्रोसेस होता है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जब भी आप क्या कहते हैं रिस्क को या प्रॉब्लम, बेसिक चीज़ों प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए LCA किया जाता है कि हम लाइफ साइकिल असेसमेंट करेंगे, जिससे हमें पूरी उस प्रोडक्शन की डिटेलिंग पता हो जाएगी। तो किस स्टेज में प्रॉब्लम है, कहाँ आ रही है, तो हम उसको ईजिली से फिक्स करने में क्या कहते हैं कि कम कॉस्ट पे ही अच्छे तरीके से हमको एग्जैक्ट लोकेशन फाइंडिंग हो जाती है कि हाँ हमको आ रही जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ से आ रही है। तो LCA एनालिसिस काफ़ी पॉपुलर एनालिसिस है, जो कि इन्वायरमेंटल असेसमेंट में भी यूज होती है और बहुत सारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टूल में यूज़ की जाती है। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टूल होता है EIA, उसी का पार्ट होता है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में बहुत एक ब्रॉडर टर्म होता है, उसके अंदर आपका ये आता है क्या कहते हैं EIA, यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ऑडिटिंग, सारे पार्ट उसी के ही होते हैं। फिर ये रिस्क असेसमेंट की बात होती है कि रिस्क असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो बेसिकली एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा अगर आपके पास हो, तो पहले आपका सिग्निफिकेंट एक्सीडेंट हुआ एक लेवल का कि हाँ इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा रहा, तो उसमें आप हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, और उसके लिए आप अच्छा तरीका यही होगा कि आपके पास हिस्टोरिकल डेटा हो। फिर उसके बाद वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक होता है फ्रीक्वेंसी एस्टिमेशन और एक होता है कॉन्सिक्वेंस एस्टिमेशन।
फ्रीक्वेंसी एस्टिमेशन यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, उसका स्पेशियल एक्सटेंट कितना था, बाकी चीज़ों की आपकी कैलकुलेशन होती है कि डायरेक्ट था कि इनडायरेक्ट था, लॉन्ग टर्म था या शॉर्ट टर्म था, कितना बड़ा था, किस लेवल की फ्रीक्वेंसीज थी, कौन कौन सिक्वेंसेस इसके क्या क्या थे, इन सब की आप कैलकुलेशन करोगे, जिसको बोला जाता है, पहले हो गया आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद हो गया आपका कैलकुलेशन, फिर ये सारे दोनों पार्ट जो होते हैं ये रिस्क एनालिसिस के पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद पहुंचते हो आप रिस्क असेसमेंट में, रिस्क को एसेस करते हो एक तरीके से, यानी रिस्क लिमिट एंड एक्सेसिबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता है। फिर आप इन्हीं असेसमेंट के बेसिस पे ही अगर आप क्या कहते हैं कि रिस्क रिडक्शन की बात करते हो तो आप फिर से हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन और सिग्निफिकेंट की बात करते हो। अगर असेसमेंट हो गया है आपका, अब कोई उतना नहीं है बेहतर, तो अब बस हाँ यहीं पे आप एंडिंग हो जाती है। ये आपका बेसिकली फ्लो चार्ट होता है उसका। तो बेसिकली आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क कैलकुलेशन, रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट या रिस्क रिडक्शन, लास्ट में बात करते हुए हम इसको यहीं पे एंडिंग कर देते हैं। फिर लॉ होते हैं हमारे यहाँ लॉ बहुत सारे हुए, इतने लॉ हैं कि आप उसको कैलकुलेट करते रहिए कितने अमेंडमेंट हुए हैं, क्या हुए हैं। तो सारे लॉ को मैं एक ही वीडियो में कवर कर पाऊँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। और हमारे यहाँ लॉ के क्वेश्चन भी कुछ ऐसे आते हैं कि आप अगर सिंपल ब्रीफिंग है, आपको देखो ईयर्स बाकी चीज़ें पता हैं, तो अब मैचिंग के एक दो क्वेश्चंस अगर आए और सिंपल बेसिक पे आए तो कर लोगे। लेकिन जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पे या बाकी सब चीज़ों पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी वाटर एक्ट पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इन सब में जो डीप क्वेश्चन पूछता है सेक्शन 3B में, सेक्शन 3 में, और क्या कहते हैं बाकी चीज़ें जो पूछेगा, तो इसको डिटेलिंग आपको चाहिए। तो आप अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई इंसान इतने मार्क्स के लिए पूरे पूरे लॉ को नहीं पढ़ेगा, या इसके लिए आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में, लॉन्ग टाइम पीरियड में आपको पूरा पढ़ना चाहिए। आपको नॉलेज भी होगी, बिकॉज यू आर द इन्वायरमेंटलिस्ट एंड यू आर द फ्यूचर इन्वायरमेंटलिस्ट, मे बी फ्यूचर इन्वायरमेंटलिस्ट। और आप कहीं आप मिनिस्ट्री में या कहीं पे भी काम करेंगे तो आपको लॉ के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, या फिर आप कहीं भी एज अ टीचर या प्रोफेसर रहेंगे तो इन्वायरमेंटल साइंस के, तो आपको पता होना चाहिए। तो 1986 से जो हमारा EPA हुआ, यानी द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो है ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंटल क्वालिटीज़, कंट्रोल रिडक्शन पॉल्यूशन फ्रॉम द ऑल सोर्सेज एंड प्रोहिबिट द रिस्ट्रिक्ट और सेटिंग ऑपरेशंस, बाकी चीज़ें हो गई। फिर 1986 में आपका क्या हुआ, ले डाउन द प्रोसीजर फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड किया जिसने, और मिशन ऑफ डिस्चार्ज इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट। 1989 में आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की बात आई, 89 में ही आया था ये। इस कंट्रोल टू जनरेशन, कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, इंपोर्ट, स्टोरेज, हैंडलिंग एंड हजार्डस वेस्ट, इन सारी चीज़ों की उसने एक्सप्लेन किया। 1989 में ही इसका जो था कि द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ द हजार्डस रूल डिफाइन द टर्म यूज इन द कॉन्टेक्स्ट एंड सेट ऑफ द अथॉरिटीज़ टू इंस्पेक्ट वंस ईयर द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, बाकी चीज़ें हो गई है। फिर 1989 में क्या है आपका, द मैन्युफैक्चरिंग यूज़ ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज, ये सारी चीज़ें अमेंडमेंट में ही चल रही हैं, अमेंडमेंट इसका होता रहता है टाइम टू टाइम। 1991 में आपका है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। 1995 में द नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट, जिसमें आपके कंपनसेशन की बात की गई थी, यानी ट्रिब्यूनल एक्ट में यही हुआ था कि क्रिएटेड टू अवार्ड कंपनसेशन एक तरीके का फॉर डैमेज टू पर्सन, प्रॉपर्टी एंड द इन्वायरमेंटल अराइजिंग फ्रॉम द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग हजार्डस सब्सटेंस। 1997 में जो आपका आया था हुआ था आपका नेशनल इन्वायरमेंटल एपिलिएट अथॉरिटी एक्ट। 1998 में द बायोमेडिकल वेस्ट आया था। फिर 2000 में आपका द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट रूल आ गया था। 2000 में ही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड रूल्स आए थे, रेगुलेशन एंड कंट्रोल्स। 2001 में द बैटरीज मैनेजमेंट एंड हेड रूल आया था आपका। 2002 में नॉइस पोल्यूशन, जो कि एयर पोल्यूशन का ही पार्ट हो चुका है। 2002 में द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया हुआ था आपका। ये बेसिक एक तरीके का आप कह सकते हो कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, किस तरीके से किया जाता है। फिर फॉरेस्ट लाइफ से रिलेटेड जो भी आपके यहाँ लॉ हैं, देखो फॉरेस्ट लाइफ से रिलेटेड आपके यहाँ काफ़ी लॉज आए थे। 1927 जो आपका प्री इंडिपेंडेंट की बात करता है, तो प्री इंडिपेंडेंट में आप कह सकते हो पहले कि 1865 में आया था, फिर 1878 में आया था, फिर 1927 में आया था। 1927 में जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था, उसमें ही रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जैसी चीज़ों की बात की गई थी। देखो पहले क्या होता था, स्टेट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट होता था, मोनोपोली होती थी उनकी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर। तो आप फॉरेस्ट लैंड को जो चाहते थे वो अंग्रेज़ थे, तो अपने वो बहुत ज़्यादा उस हुआ था ना उस टाइम पे, तो उसका इस तरीके से कंजप्शन करते थे जैसे उनका ही है सब कुछ प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट ही पूरी तरीके से उस पर देखभाल करती थी उसकी। फिर उसके बाद आपका 1972 में द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रूल आया 1973 में।
फिर उसके बाद रूल बना वो, फिर उसके बाद 1991 में अमेंडमेंट हुआ, ये बाकी चीज़ें हुई इसका। फिर 1980 में आपका फॉरेस्ट एक्ट रूल आया, 1981 में भी आपका उसका अमेंडमेंट जैसे तरीके का रूल प्रोवाइड किया गया आपका। फिर उसके बाद वाटर से रिलेटेड जो आपके यहाँ लॉ है वो है 1982 में द ईज़मेंट एक्ट आया था। फिर द इंडियन फिशरीज़ एक्ट आया 1897 में। 1956 में द रिवर बोर्ड एक्ट आया आपका। 1970 में द मर्चेंट शिपिंग एक्ट आया आपका। 90 जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट अभी कहीं कहीं चलते हुए हैं। 1974 में वाटर का प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था। फिर 1977 में ही आपका जो ये आया सेस एक्ट आया आपका। 1978 में प्रिवेंशन कंट्रोल का सेस रूल वो कन्वर्ट किया गया। 1991 में द कोस्टल रेगुलेशन जोन आया आपका, जो कि 2011 में फिर से मॉडिफाइड कर दिया गया था CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन में। और 2018 में भी इसमें काफ़ी अमेंडमेंट किए गए हैं, जिसमें कि आपका क्या कहते हैं कि बहुत सारी लो टाइड लाइन में, हाई टाइड लाइन में, और क्या कहते हैं कि CRZ 1 फर्स्ट यानी इको सेंसिटिव जोन एरिया में कुछ चीज़ों को आपको अलाउ किया गया था वो डेवलपमेंट प्रोजेक्टिव से रिलेटेड। लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं, जैसे एटॉमिक से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें हैं तो उनको वहाँ पे छूट दी गई थी। फिर से आपका आता है एयर से रिलेटेड लॉ। 1948 में द फैक्ट्रीज एक्ट एंड अमेंडमेंट इन 1987 फैक्ट्रीज लॉ जो आया था 1988 का। फिर 1981 द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट हो गया। 1982 में ही इसको रूल में थोड़ा सा बहुत चेंजेस किए गए। 1982 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट हो गया। 1987 में आपका द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट में अमेंडमेंट हो गया पूरी तरीके से। 1988 में द मोटर व्हीकल एक्ट हो गया आपका। फिर आपका जो देखो हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बेसिकली चीज़ें अगर हम करते हैं कि हाँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉपर हमारा जो मेन इंडिया का माना जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है। तो इन्वायरमेंटल रिलेटेड लेजिस्लेशन कैम वेरी लेट 1972 विद द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सबको पता है। द 42nd अमेंडमेंट यानी 42वां जो संशोधन था हमारे यहाँ, वो आप क्या किया था कि 51 के जी में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया था। समझ लेना, राइट नहीं, ड्यूटी बनाया गया था 51 जी, जो कि आपका डायरेक्टिव है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी में ये बताया गया था कि इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन of India to protect and improve the natural environment including forest, lakes, river, wildlife and have the compassion for living creature। जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी ड्यूटी है ही है, ऑब्वियस सी बात है, आप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करना आपकी ड्यूटी होनी ही चाहिए। देयर इज़ अ डायरेक्टिव गिवन टू ए स्टेट एज वन ऑफ द डायरेक्टिव, यानी DPSP की बात की गई थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। फिर आर्टिकल 48A आया, जो कि बात ये करता था कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट है आपका 21 जो कि फंडामेंटल राइट है आपका, यानी मौलिक अधिकार है आपका, ये बहुत सी चीज़ों को लेकर के इसमें समराइज हुआ है। एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सब इंक्लूड हो जाती है, यानी आपको एक गर्व के साथ जीवन जीने का जो अधिकार दिया जाता है, तो वो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हो कि हमारा गर्व इसी में है जीने का कि हमें राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा। अगर हमें राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो हम कैसे गर्व के साथ जिएंगे, कैसे हेल्दी जिएंगे, कैसे करेंगे। तो आर्टिकल 21 एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेता है। तो छोटा सा ही आर्टिकल, लेकिन वो अपने आप में ही पूरा सब कुछ समाहित किया हुआ है कि जैसे कहा जाता है ना गागर में सागर, उसी तरीके से आर्टिकल 21 है। द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल वाज इस्टेब्लिश इन 1980, जो कि 1980 में इस्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1985, जो कि उसका नाम बदल दिया गया था। फिर आपका जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जब इतना ही लेट में आया तो ऑब्वियस सी बात है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था, जो भोपाल गैस जस्ट ट्रेजिडी के बाद ही हमारी आंखें खुली थी, तो उसी समय ये हमने ले आया था। तो द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल प्रिवेंशन एक्ट 1974 थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ। अमेंडमेंट 1988 में इसमें क्या हुआ, द एक्ट वेस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी इन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू एस्टेब्लिश एंड इन्फोर्स द इन्फ्लुएंट, जो भी होगा इस्टेब्लिश करेगा वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी स्टेट का, सेंट्रल का नहीं स्टेट का। इन्फोर्स द इफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स एंड फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें उस पर रेगुलेशन करेगा। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परफॉर्म द सेम फंक्शन फॉर द यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे CPG जो होगा वो यूनियन टेरिटरीज के लिए करेगा सेम काम। फार्मुलेट पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स
वही चीज़ें हो गई. द एक्ट ग्रांट्स पावर टू द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू टेस्ट द इक्विपमेंट एंड टेक द सैंपल फॉर द पर्पज ऑफ द एनालिसिस. प्रायर इट्स अमेंडमेंट इन 1988, जो कि अमेंडमेंट से पहले था 1988 का, इन्फॉर्मेंस अंडर द एक्ट वाज अचीव्ड थ्रू द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड बाय द बोर्ड. बट 1988 में क्या अमेंडमेंट किया गया था कि एक्ट empowered SPCB यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड CPCB टू क्लोज एंड डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट, उसको क्लोज कर सकते हैं, उनके पास पावर है. द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, सेस एक्ट, जो 1977 में आया था, सेस एक्ट. द वाटर सेस एक्ट वाज पास टू जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स. द एक्ट क्रिएट इकोनॉमी इंसेंटिव फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिक्वायर लोकल अथॉरिटीज एंड सर्टन डिज़ाइन इंडस्ट्रीज टू पे सेस यानी टैक्स फॉर द वाटर इफ्लुएंट डिस्चार्ज. अगर आप डिस्चार्ज करते हो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंस ऑफ कलेक्शन पेज द सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड सच सम्स एज इस सीम्स नेसेसरली. ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कुछ रिवेन्यू जनरेट करना था. टू इनकरेज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द पॉल्यूशन कंट्रोल, द एक्ट गिव द पॉल्यूटर एज 70% रिबेट ऑफ द अप्लीकेबल सेस अपॉन इंस्टॉलिंग इफ्लुएंट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट. अगर वो इंस्टॉल करते हैं तो 70% का उनको रिबेट मिलता था. फिर उसके बाद आता है आपका कि क्या कहते हैं, द एन एक्ट, एक तरीके से लाइबिलिटी की एक्ट बात करेगी, जो इंश्योरेंस एक्ट है. पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द इमीडिएट रिलीफ ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट अकरिंग वाइल हैंडलिंग एनी हजार्डस सब्सटेंस. अगर हो जाता है तो उनके ऊपर ये लागू हो सकता है. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लाइबिलिटी टू गिव रिलीफ इन अ सर्टेन केसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट, ड्यूटी ऑफ ऑनर टू टेक और insurance policies, verification and publication of accident by the collectors, application of for the claim of relief, award of relief, बाकी सारी चीज़ें, provision as to the other right to claim compensation for the death. फिर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली उसमें चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है. तो चैप्टर 1 में डिटेलिंग दी गई है, सबको दुनिया भर की नेमिंग दी जाती है, क्लासीफाई किया जाता है, डेफिनेशन दी जाती है, यही सब होता है उसमें कि हाँ. चैप्टर 2 में आपके क्या है, अथॉरिटीज़ टू अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूट अंडर दिस एक्ट. चैप्टर 3 में हंटिंग ऑफ द एनिमल. चैप्टर 4 में आपका क्या कहते हैं, सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड क्लोज एरिया के बारे में बताया गया है. चैप्टर 5 में ट्रेड एंड कॉमर्स इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, आर्टिकल्स, ट्रॉफी, सारी चीज़ें बताई गई. चैप्टर 6 में आपका प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ ऑफेंस के बारे में बात किया गया है. ऑफेंस में जो सेक्शन 3B है वो ऑफेंस की ही बात करता है, जो कि 2019 का क्वेश्चन है. चैप्टर 7 जो है वो आपका मिसलेनियस, मतलब बहुत सारी चीज़ों को उसमें आपस में इंक्लूड किया हुआ है वो. फिर आपका CSR आता है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रूल अंडर सेक्शन 135. द कंपनीज एक्ट 2013, ये 2014 से लागू हो गया था. अगर CSR की बात होती है तो 2014 से लागू हुआ था. कंपनीज एक्ट 2013, चेयरमैन CSR कमिटीज़. ये देखिए, नेटवर्थ अगर आप ये है कि 500 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर आपका 1000 करोड़ से ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट आपका अगर 5 करोड़ उससे भी ज़्यादा है, तो आप CSR एक तरीके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक तरीके से नाम दिया गया है. ये नहीं कि आप इसे रिवेन्यू जनरेट करो, कोई बिजनेस भी नहीं है एक तरीके का. CSR इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन थिंक अबाउट द इवॉल्व इट्स रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर्स for the common good, demonstration its commitment in this regard by the adoption of appropriate business process and strategies. मतलब इसमें इस तरीके से यही कर सकता है, CSR इज़ नॉट अ चैरिटी फॉर द डोनेशन. मतलब वो इन्वायरमेंटल को कंजर्व करने के लिए कोई डोनेशन नहीं करेगी, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए वो अपना उसका रिवेन्यू के बेसिस पे उसको एक तरीके से इन्वायरमेंट को इनकरेज करने की बात करती है. CSIR इज़ अ वे, CSR corporate social responsibility is a way of conducting business by which corporate entities visibility contribute to the social good. Social responsible companies do not limit themselves to using resources to engage in activities that increase only their profit. The use CSIR to integrate economics, environmental, social objective with the company's operation and growth. ये CSR होता है आपका. फिर आपका लैंड की जो पॉलिसी होती है, लैंड यूज़ प्लानिंग अंडरस्टूड द सिस्टमेटिक, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है. द मेन गोल होता है इसका, द गोल ऑफ द नेशनल लैंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी इज़ टू अचीव इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइवलीहुड, फूड,
water security, best possible realization of the various development target so as to ensure the sustainable development of India, to ensure the optimal utilization of the limited land resources in India for achieving the sustainable development. सब बात वही करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एड्रेसिंग सोशल इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क। इसमें जेंडर जैसी चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया था कि हाँ उसकी इक्वलिटी की भी बात करेंगे, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सब कुछ उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। फिर आपका आता है कंपनसेशन एफॉरेस्टेशन। फिर इसमें क्या होता है, एन एक्ट टू प्रोवाइड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ एन एंसिलरी और इंसिडेंटल थ्योरेटो। द कंपनसेशन एफॉरेस्टेशन क्या होता है, कंपनसेशन एफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन स्टिपुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल अप्रूविंग द प्रपोजल ऑफ द क्या कहते हैं डिजर्वेशन or diversion of the forest land and non-forest uses for the non-forest uses. It is essential that with all such proposal a comprehensive scheme of the compensatory afforestation is formulated and submitted to the central government. बाकी चीज़ें हो गई, आप इसको डिटेलिंग में थोड़ा सा पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 भी आता है आपका। इसमें क्या हुआ था कि द एयर एक्ट फ्रेमवर्क इज सिमिलर टू दैट वर्क इज वाटर 1974 में जो आया था। एयर एक्ट एक्सपेंडेड द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड एस्टेब्लिश अंडर द वाटर एक्ट टू द इंक्लूड एयर पोल्यूशन कंट्रोल। बात किया इन्होंने कि हाँ एक्सपेंड करिए इसको। स्टेट नॉट हैविंग वाटर पोल्यूशन बोर्ड वर रिक्वायर्ड टू सेटअप एयर पोल्यूशन बोर्ड, नॉट हैविंग वाटर पोल्यूशन बोर्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंडर द एयर एक्ट ऑल इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग विद द डिजाइनेटेड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया मस्ट ऑब्टेन कंसेंट, यानी परमिट चाहिए उनको, कंसेंट लेटर होता है ना वो बोला जाता है, फ्रॉम द स्टेट बोर्ड्स। द स्टेट आर रिक्वायर्ड टू प्रिस्क्राइब इमिशन स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स जितने भी होंगी आफ्टर कंसल्टिंग द सेंट्रल बोर्ड एंड द नोटिंग इट्स एम्बियंट क्वालिटी स्टैंडर्ड। वही सारी स्टैंडर्ड्स को सेट करना। द एक्ट ग्रांट पावर ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड द टेस्ट इक्विपमेंट एंड टेक द सैंपल फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस फॉर एनी चिमनी फ्लाई एश डस्ट और एनी अदर, उसमें सारे पार्टिकुलेट मैटर्स क्या हैं, हैवी मैटर्स हैं कि नहीं है, बाकी चीज़ों की एनालिसिस जो करेगा वो करेगा, कितने इमिशन हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें वो सैम्पलिंग से ही होगी, ऑब्वियसली बात है। प्रायर टू इट्स अमेंडमेंट इन 1988 इन्फोर्समेंट अंडर द एक्ट वाज अचीव्ड थ्रू द क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इनिशिएटेड बाय द बोर्ड। द 1988 अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर्ड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल टू डिफाल्टिंग इंडस्ट्रीज प्लांट, बंद करने के लिए उनको क्या दिया गया, राइट दिया गया, पावर दिया गया। Notably, the 1987 amendment introduced a citizen suit provision into the Air Act and they extended the act to the include noise pollution. Noise pollution इसमें ऐड कर दिया गया। अब एयर पोल्यूशन की सैम्पलिंग किससे होती है, रोटोरॉड सैंपल हो गया, एंडरसन सैम्पलिंग हो गई, ये सारे जो सैंपल होते हैं वो उसके सैम्पलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसको भी ध्यान रखना, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपका आते हैं महान जो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इसको आप लोग पढ़ना चाहिए, आप लोग को इसको पढ़ लेना चाहिए अच्छे तरीके से। EPA में बहुत सारी चीज़ें बात की गई है जिससे आपको एक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। इन द वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जब हम जाग गए थे उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द इन्वायरमेंटल एक्ट 1986। द पर्पज़ ऑफ एक्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड डिसीजन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन 1972 में जो हुआ था। The decision relate to the protection and improvement and the human environment and the protection, prevention of the hazards to human beings, living creature, plants and properties. The act is an umbrella for legislation designing to provide the framework for the central government coordination for the activities various citizen and state authorities established under the previous act such as the Water Act and the Air Act. सारी चीज़ें अम्ब्रेला एक्ट बोला गया था, मतलब इसी तरीके से इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था। इन दिस एक्ट मेन एम्फेसिस इज गिवन इन्वायरमेंट, डिफाइन इंक्लूड वाटर एयर लैंड सारी चीज़ों को, एंड इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग वाटर एयर लैंड एंड ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग क्रिएचर। ये सारी चीज़ें आपके जितनी भी इन्वायरमेंट में चीज़ें आती हैं सब चीज़ों की उन्होंने डिफाइन किया। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट डिफाइन एनी सॉलिड लिक्विड गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच कंसंट्रेशन एज मे और मे टेंड टू इंजूरियस टू द इन्वायरमेंट और द ह्यूमन हेल्थ। आगे भी ऐड होना चाहिए। Hazardous substance include any substance or prevention which may causes harm to human beings, other living creature, plant microorganism, properties of the environment. Through this act, central government gets full power for the purpose of protecting and improving the quality of the environment. अब कितना कर रही है आप खुद ही देख रही हो, डेवलपमेंट होगा लेकिन सस्टेनेबल नहीं करेंगे हम, बात तो करेंगे लेकिन करेंगे नहीं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट
जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका वो उसका ये था कि द एक्ट एम्पावर द सेंट्रल ऑफ द टेक ऑल सच मीजर एंड इट्स डीम नेसेसरी बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आर्म्ड इट्स विद द कंसिडरेबल पावर ऑफ सच इंक्लूड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्शन बाय स्टेट होगा, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन होगा, लेइंग डाउन होगा यानी इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड स्पेशली दोज गवर्निंग एमिशन और डिस्चार्ज इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट जो भी होंगे, प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन होगा, अथॉरिटीज़ टू इशू डायरेक्ट ऑर्डर इंक्लूडिंग ऑर्डर टू क्लोज प्रोहिबिट एंड रेगुलेट द इंडस्ट्री। ये सारी चीज़ें आपका 93 से पावर जो देता है पावर ऑफ एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड अदर पर्पज ऑफ द पावर एनालाइज द सैंपल ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल, दुनिया भर की चीज़ें जो भी हैं। एक्ट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड डिस्चार्ज इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी, देयर इज आल्सो स्पेसिफिक प्रोहिबिशन अगेंस्ट हैंडलिंग हैजार्ड सब्सटेंस एक्सेप्ट दोज इन अ कॉम्प्रिहेंसेस। फिर आपका वही चीज़ें होती हैं द सिटीज़न, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा सा देख लो जो भी लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं लिखा है इसमें, ब्रीफिंग के लिए आपके लिखा है। द सिटीजन सूट प्रोवाइड प्रोविजन रिक्वायर्स दैट द पर्सन हैज़ टू गिव द नोटिस टू बी लेस देन 60 days फॉर द एलिगेड ऑफेंस ऑफ द पॉल्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, 60 days का एलिग उसका दिया जाता है। बस इतना ही ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद आपका एक यूनिट जो होगा वो बहुत ही वो भी इम्पॉर्टेंट ही होगा, जो यूनिट 9 होगा आपका इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स जो होती है। उसके बाद जो इन्वायरमेंटल क्या कहते हैं यूनिट 10 होगी वो आपके क्या कहते हैं कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड, उसको आप पढ़ते ही आ रहे हो तो मैं एक ब्रीफिंग दे दूंगा। इसके बाद की यूनिट को अच्छे से मतलब एक तरीके से डिटेलिंग में दूंगा। उसके बाद फिर उसके बाद की यूनिट जो होगी वो करंट अफेयर्स बाकी चीज़ों से रिलेटेड है, तो उसको आप पढ़ते ही आ रहे हो, मैं भी थोड़ी बहुत आपको बता दूंगा जो भी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ आप बहुत सारे नेट पे अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ से देख सकते हो, एग्ज़ाम पास में आ गया है। तो अब बस माइंड सेट को हल्का करते हुए अपने दिमाग को जो भी चीज़ें पढ़ चुके हो उसको रिवीजन करो, कोई नई चीज़ों को अडेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।